हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले मैंने आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स से कम है तो आप कैसे आरबीआई ग्रेड बी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और इस वीडियो से कई सारे स्टूडेंट्स को हेल्प भी हुआ था। अभी आकांक्षा चौधरी ने एक सवाल पूछा है 20 मिनट पहले, जैसे कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कमेंट में उन्होंने एक सवाल पूछा है जो कि एक वैलिड सवाल है और मुझे लगता है कि कई लोगों को इस सवाल का जवाब जानना होगा ताकि उनको बेटर क्लैरिटी आ पाए कि आरबीआई ग्रेड बी के अलावा और आरबीआई जो है कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और उसके लिए जो है क्या ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, मास्टर्स रिक्वायरमेंट है क्या, या कितने परसेंट चाहिए। तो इनका जो कमेंट है मैंने उसको सम अप कर दिया है। तो मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। और जो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ इन्फॉर्मेशन वो वैलिड होती है और ऑथेंटिक होती है, इसलिए मैं अभी जाऊँगा आरबीआई की वेबसाइट पर, जो कि मैं थोड़ी देर पहले गया था। तो ये मैं आ चुका हूँ आरबीआई की वेबसाइट पर। तो ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आरबीआई का, जो कि 2021 वाले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए आरबीआई ने निकाला था। जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर साइड में देखोगे, साइड में अपने राइट हैंड साइड में देखिए, डेट जून 28, 2021। तो सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, तो जब भी आरबीआई ग्रेड बी का जब पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी उसी समय आपका डीपीआर और डीएसआईएम जो पोस्ट होता है उसके लिए भी निकाला जाएगा वैकेंसी। अब आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि आप जो है एक ही एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप आरबीआई ग्रेड बी जनरल के लिए कीजिए, या 2 नंबर आरबीआई ग्रेड बी जो है डीआर डीपीआर डिपार्टमेंट में, डीपीआर डिपार्टमेंट क्या है मैं बताऊंगा, और उसी तरह डीएसआईएम डिपार्टमेंट में आप कर सकते हैं। तो ये 3 डिपार्टमेंट के लिए आप अलग अलग आपको अप्लाई नहीं करना है। साल में एक ही बार जब एग्ज़ाम आता है, सबका एग्ज़ाम एक ही समय होता है, तो आपको एक ही फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो जनरल में कीजिए, डीपीआर में कीजिए, डीएसआईएम में कीजिए। तो ये चीज़ अब क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आप एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो ग्रेड बी जो जनरल है उसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं। हम लोग डीपीआर के बारे में देखो यहाँ पर। तो डीपीआर में देखो ऐसा है ना कि फेज़ 1 में पेपर 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा, और फेज़ 2 में पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑनलाइन और रिटर्न होगा। ठीक है, ऑनलाइन एंड रिटर्न एग्जामिनेशन। उसी तरह आपका यहाँ पर देखिए जो डीएसआईएम है, ठीक है, डीएसआईएम में क्या होगा, फेज़ 1 पेपर 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फेज़ 2 में पेपर 2 एंड 3 ऑनलाइन स्लैश रिटर्न एग्जामिनेशन। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा। और ग्रेड बी में क्या होता है, आपको सारा कुछ टाइप करना होता है। तो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 सारा कुछ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होता है, सब कुछ आपको टाइप वाइप करना होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डीपीआर है क्या। तो देखो आरबीआई में ना बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो उसी तरह एक सेक्शन है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। तो डीपीआर में वैसे लोगों की बहाली होती है जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं। उसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जिसको डीएसआईएम के नाम से जानते हैं, तो उसमें भी स्पेशलाइज जो सब्जेक्ट पढ़े होते हैं उनके लिए आते हैं। अब ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं वैकेंसी का भी आंकड़ा पहले बता देता हूँ ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए। तो डीपीआर और डीएसआईएम पोस्ट में जैसा कि आपको बताया मैंने कि ये जो है एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, तो इसमें सीट्स भी थोड़ी कम रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है या इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसमें भी सीट्स काफ़ी कम रहती है। अराउंड आप समझो कि 25 सीट के अराउंड ही रहता है पूरा इंडिया से, 25 सीट्स ओनली। तो इसमें आपका डीपीआर में 29 सीट्स है और डीएसआईएम में 23 सीट्स है। ठीक है, अब हम आएंगे आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो देखो एक सेकंड इसको हम पॉज कर दें ताकि तुम्हारा समय वेस्ट नहीं हो। हाँ, तो हम लोग आ चुके हैं। तो ग्रेड बी का डीआर का जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है, वो आप लोग अपना हिसाब से देख लीजिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसमें डीपीआर और डीएसआईएम के बारे में। तो सबसे पहले डीपीआर के बारे में बताते हैं, ये कौन कौन भर सकते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे सारी चीज़ें करके आप, या आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। अभी आपके स्क्रीन पर डीपीआर का जो नज़र आ रहा है आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। आप आसानी से बाद में इत्मीनान से पढ़ लेना, लेकिन मैं भी आपको चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं बता देता हूँ सारा कुछ। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, यानी यहाँ पर जितने भी क्राइटेरिया दिया है ना ABCDE, ये सब क्राइटेरिया आपको कोई भी एक फुलफिल करो काम बन जाएगा। पहला क्या है, मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, एमए इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या इकोनॉमेट्रिक्स होना चाहिए, या क्वांटिटिव इकोनॉमिक्स होना चाहिए जैसे ISI दिल्ली वगैरह से। ठीक है, कहीं से भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होना चाहिए, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स कोर्स होना चाहिए जैसे IIT कानपुर में 5 साल का आपका इकोनॉमिक्स का कोर्स होता है। ठीक है, कहीं पर अगर हो सकता है गलत हो तो माफ़ कर देना, लेकिन होता है 5 साल का इंटीग्रेटेड MSc कोर्स इंडिया में, मुझे मालूम है। फाइनेंस विद ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स,
ठीक, फाइनेंस में अगर 55% मार्क्स है तो ठीक है। उसके बाद इसमें आप अगर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किए हैं, विदेशी यूनिवर्सिटी से, तो भी माना जाएगा, या इंडिया की यूनिवर्सिटी से किए हैं तो भी आपका माना जाएगा। पहला क्राइटेरिया है, अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अब एमबीए वाले कैंडिडेट, क्या एमबीए वाले कैंडिडेट एग्जाम दे सकते हैं क्या, जो पीजीडीएम करते हैं या एमबीए करते हैं? ठीक है, तो देखो पीजीडीएम का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जो कि आपका आईआईएम डिग्री देती है। आईआईएम से जो डिग्री होती है वो पीजीडीएम होती है। या एमबीए इन फाइनेंस अगर आपने किया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पीजीडीएम किया है या एमबीए इन फाइनेंस किया है विथ ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, ठीक, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगेन हार्वर्ड से भी किया है तो भी आप कर सकते हैं, और आपने कोई नॉर्मल कॉलेज से भी किया है जो कि इंडिया में रिकॉग्नाइज हो तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखो मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स इन एनी सब कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक, अगर आपने एमए इन इकोनॉमिक्स किया है कोई भी सब कैटेगरी में, जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपने किया, बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया, डेवलपमेंट अप्लाइड इकोनॉमिक्स में किया, तो भी 55% मार्क्स, यानी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 55% मार्क्स देखा जा रहा है। ठीक, 55% मार्क्स देखा जा रहा है। यहाँ पर ग्रेजुएशन के बारे में कुछ मार्क्स आपको नया आया क्या, नहीं आया। ग्रेजुएशन के बारे में सब्जेक्ट में कहीं पर कुछ नया आया क्या, नहीं आया। यानी आपने अगर ग्रेजुएशन जो है संस्कृत ऑनर्स में किया होगा, संस्कृत ऑनर्स का मैं एग्जांपल इसलिए लिया हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपने संस्कृत ऑनर्स में किया है, ताकि लोग बोलते हैं कि बीटेक किए हो तो कर सकते हैं क्या, तो मैंने इसलिए एग्जांपल ले लिया। अगर आपने संस्कृत ऑनर्स किया है, या आपने उर्दू लिटरेचर में किया है, या आपने अरबिक लिटरेचर में किया है, रशियन लिटरेचर में किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन, उससे मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन में आपको कितना परसेंटेज है उससे मतलब नहीं है, लेकिन मास्टर्स में आपको जो कोर्सेज मैंने बताया वो होना चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ होगा इस बार। SC ST और PWD कैंडिडेट जो हैं उनको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक, यानी उनको 5% की यहाँ पर रियायत दी गई है। डिजायरेबल का मतलब है, डिजायरेबल आरबीआई किसको चाहता है लेना है इसमें, देखो डीईपीआर जो है ना दोस्त, डीईपीआर बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, जितना इंडिया में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रिसर्च वगैरह हो रहा है, आरबीआई कई सारे डेटा पब्लिश करती है, तो डीईपीआर जान है आरबीआई की। ठीक है, इसीलिए डॉक्टरेट डिग्री इन इकोनॉमिक्स और रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस इन इकोनॉमिक्स और पब्लिकेशन इन स्टैंडर्ड जर्नल्स वुड बी कंसिडर्ड एज एन एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो जैसे मान लो आपने देखा होगा लिंक्डइन पे, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर थे डीयू में, और अभी वो डीईपीआर में बहाली लिए हैं। तो मैंने आपको दो एग्जांपल दूंगा, और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट को जानता हूँ जिसका अभी 2020 में मास्टर्स ही हुआ, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, 2020 में मास्टर्स किया और अभी डीईपीआर में ज्वाइनिंग भी कर लिया, अभी 2021 वाला जो ज्वाइनिंग हुआ ना उसमें ज्वाइनिंग भी कर लिया। तो आपको ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और ज्वाइनिंग किए हैं, और जो जस्ट मास्टर्स किया है 2020 में वो भी चला गया इसमें। ठीक, कैंडिडेट्स हैविंग एमफिल डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन द स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट विल बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट। ये सब पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो एमफिल किया हुआ है, डॉक्टरेट वगैरह फलाना ठिकाना, उनको 2 और 4 साल का उनको ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर डिग्री विद रिसर्च और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एट ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विल एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन अपर लिमिट। ठीक है, तो जो मान लो टीचिंग उचिंग एक्सपीरियंस किया हुआ उसको भी ये मिलेगा। इससे आपके काम करने, मुझे मालूम है कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे मेरा वीडियो क्यों ही देखेंगे, वो लोग अपने इतना जानकार होंगे कि हमको घर बैठा के इकोनॉमिक्स पढ़ा देगा, ठीक, या पढ़ा देगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो डीईपीआर में जो कोर्सेज के बारे में यहाँ पर लिखा है यही कोर्सेज हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक, डीईपीआर एक स्पेशलाइज है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे डीएसआईएम के बारे में। डीएसआईएम के बारे में बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स वाले के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स या स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, इकोनॉमिक्स जान है दोस्त। ठीक है, इकोनॉमिक्स अगर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में भी आपने किया है तो आप जा सकते हो। उसके बाद अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे विथ ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। ठीक, इसमें भी 55% मार्क्स बोला जा रहा है। और दूसरा है मास्टर्स डिग्री अगर आपने किया होगा मैथमेटिक्स में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो जिन जिन दोस्तों ने मास्टर्स डिग्री किया है मैथमेटिक्स में, मास्टर्स डिग्री किया है मैथमेटिक्स में, मास्टर्स डिग्री किया है मैथमेटिक्स में, वो भी एलिजिबल है अगर उनका 55% मार्क्स है। ठीक, उसके बाद एंड 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट और रिव्यू। ठीक, या तो आपने मास्टर्स डिग्री किया हो या पीजीडीएम कर लिया हो आपने स्टैटिस्टिक्स में और रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट। ठीक है, नेक्स्ट जाओ।
एम स्टैटिस्टिक्स डिग्री ऑफ ISI। अगर आपने ISI से किया है तो आपको तो खुशी से बुलाएगा, आ जाओ 55% मार्क्स में, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स ज्वाइंटली ऑफर्ड बाय ISI कोलकाता, IIT खड़गपुर एंड IIM कलकत्ता विद ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और इक्वलेंट डिग्री इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर्स। अब कुछ बच्चे होते हैं जो 11-12 के बाद ये वीडियो देखते हैं, तो तुम लोगों के लिए दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी आने वाले समय में अगर IIT वाईटी अगर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स में करियर बना सकते हो। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स ऑप्ट करो 11-12 के बाद, इतना पैसा कमाओगे कि इंजीनियर से कभी पीछे नहीं रहोगे। होता ना कि मन में आती है कि कुछ लोगों को होता है IIT में इसलिए जाना है कि पैसा कमाना है, तो इकोनॉमिक्स 11-12 के बाद इंडिया में अच्छा है, DU से कर लो, IIT कानपुर वगैरह से कर लो, या ISI दिल्ली वगैरह से कर लो, ISI से कर लो मास्टर्स ग्रेजुएशन। उसके बाद पूरा पैसा कमाओगे, पूरा इज्जत है, देश के काम आ सकोगे, ठीक है। इसमें भी कोई भी ग्रेजुएशन की बात यहाँ पर बोली नहीं है। तो आई होप जितना भी डाउट है सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। और बाकी इसके अलावा मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ बताता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर मैंने जो देखा वो मैं बता दिया, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है आई होप कि ये आपके हेल्प करेगा। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए ताकि हेल्प हो पाए। अपने जो विचार हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है, क्योंकि यही मेरे लिए यूट्यूब ही जो है, यूट्यूब इज ऑल द ओनली सोशल मीडिया फॉर मी। थैंक यू दोस्तों।